Hello my dear friends, this is me Saruna. As you all know, welcome to our channel Saloni Verma Study Point. I hope you all are doing well. I am also doing well my dear guys. So today I am feeling very enthusiastic and I am very energetic. So I am going to teach you very well manner. जैसे कि हमने एंशियंट जो हिस्ट्री था उसका पार्ट 1 कर लिया था। एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 1 हमने इसमें जो है परिचय कर लिया था, इसके अंदर विस्तार से। फिर हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से जाना था। उसके बाद हमने हड़प्पा के शहरों के बारे में, हड़प्पा की कलाकृतियां और जो व्यापार है और विनिमय है उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा ही विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हम आज धर्म के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा में कौन कौन से धर्म थे, ठीक है, किस प्रकार से उसका पैटर्न था। उसके बाद जो है हम अल्टो अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। फिर संक्षिप्त में हम इसका अध्ययन करेंगे कि पूरी की पूरी जो जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर था क्या, उसका सार क्या था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स क्रैक अवर क्लास। तो हम थोड़ा जानते हैं कि धर्म में था क्या। हड़प्पा के धर्म के अंदर हमने जो इतनी ज्यादा हमने हड़प्पा के बारे में जाना था, विस्तार से चर्चा की थी, उसका धर्म क्या था, वो किस भगवान की स्तुति यानी पूजा करते थे। तो हड़प्पा हड़प्पा सुनते देखो, हड़प्पा जो है हमारा ये धर्म है हमारा, ठीक है। धर्म जो है हड़प्पा में कौन सा धर्म माना जाता था। ज्यादातर जो हड़प्पा वासी थे वो प्रकृति की पूजा करना पसंद करते थे। प्रकृति की जो है वो पूजा करना, क्या करना, पूजा करना पसंद करते थे। क्या करते थे, पसंद करते थे। कौन करते थे, हड़प्पा वासी जो है प्रकृति की पूजा करना पसंद करते थे। उसके बाद है क्या, जब हड़प्पा वासियों ने प्रकृति की पूजा की तो ये किसी और की पूजा भी करते थे। हमें जो मोहनजोदड़ो है, क्या, मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है हमारा, वहां पे हमें जो है पुरोहित राजा, कौन, पुरोहित राजा, ठीक है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। क्या मूर्ति है गाइस, हमें पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। यानी ये माना जाता है कि ये पुरोहित राजा थे। और इसमें लेकिन एक विवाद भी देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पा के अंदर क्या था कि शासक होते थे और कुछ मानते हैं कि हड़प्पा के अंदर शासक नहीं होते थे। ठीक है, परंतु जो हड़प्पा था वो छोटा तो था नहीं, ठीक है, वो बहुत ही विशाल क्षेत्र तक फैला हुआ था हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा में शासक का होना, जैसे कि हमें साक्ष्य मिलते हैं शासकों के, क्योंकि इतने बड़े हड़प्पा में हमें समानताएं देखने के लिए मिलती है, जैसे कि शिलालेख में, ठीक है, मनकों में, आभूषणों में, और जो ईंटें हैं हमारी ईंटों में, इन सब चीजों में जो है हमें समानताएं देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए ये माना जाता है कि हड़प्पा में अवश्य ही कोई शासक था, परंतु विद्वानों में इसे लेकर जो है मतभेद देखने के लिए अभी भी हमें मिलता है। पुरोहित राजा की मूर्ति, और यहाँ पे एक हमें जो है गज लक्ष्मी मिलती है। क्या मिलती है हमें, गज लक्ष्मी जी मिलती हैं, ठीक है। अब ये सोच रहे हो गज लक्ष्मी होती क्या है। जो हमें गज लक्ष्मी जी की क्या मिलती है, मूर्ति मिलती है, ठीक है। जो गज लक्ष्मी है, ठीक है, उन्हें किस लिए माना जाता था, तो गज लक्ष्मी जो है एक जो है देवी है, ठीक है, वो उन्हें हाथियों से घिरा हुआ बताया गया, यानी कि वो हाथियों से क्या है, वो घिरी हुई है, ठीक है। तो उन्हें उनकी भी पूजा की जाती थी। यानी ये संकेत करता है कि हड़प्पा वासी जो है प्रकृति की पूजा करना साथ में बहुत ज्यादा ही पसंद करते थे। और गजलक्ष्मी की और पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिलती है हमें मोहनजोदड़ो से, ठीक है। उसके बाद ये धर्म के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली कि था क्या इसके अंदर। इसमें हमें जो है हड़प्पा वासी जो है वो वहां पे हमें जो है मोहनजोदड़ो से जो है कई सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि हमें माल गोदाम देखने के लिए मिलता है, अन्नागार देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि माल गोदाम और अन्नागार जो है, जो अन्नागार का उपयोग किस लिए किया था, जो जो अन्न होता था, ठीक है। यानी मान लो जैसे कि जो हो गया किसी भी चीज का भंडारण करने के लिए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सफेद चना हो गया, इन सब चीजों का भंडारण करने के लिए जो है अन्नागार का निर्माण किया गया था। अन्नागार के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। अन्नागार जो है वो कुछ इस प्रकार था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अन्नागार की जो लकड़ियां, जो ऊपर का हिस्सा था वो लकड़ियों से बना हुआ था जो कि टूट गया है, ठीक है, परंतु उसकी ईंटें अभी भी हैं।
जिससे हमें पता चलता है। और वहां पे हमें जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, हमें जले हुए गेहूं के, जौ के और मक्के के, हर चीज के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए माना जाता है कि अन्नागार भी था, ठीक है। गुजरात जो चावल है, गुजरात में चावल के अवशेष कब देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि वो कम मात्रा में था, यानी उसके अवशेष जो है गुजरात में कम थे, ये होता है। उसके बाद जो है ये हड़प्पा में धर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो किस धर्म को मानते थे। ये माना जाता है कि जो उत्तर हड़प्पा है, ठीक है, जो उत्तरी हड़प्पा है, ये माना जाता है, उत्तर का हड़प्पा जो है, कि इसका में खत्म कब होने लगी सभ्यता, इस सभ्यता का पतन कब होने लग गया, ये माना जाता है कि 1750 में इसका पतन होना आरंभ हो गया था। कब? 1750 में हड़प्पा का पतन होना आरंभ हो गया था, ये माना जाता है हड़प्पा के अंदर। उसके बाद क्या है हमारा कि एलिटोट अर्थव्यवस्था जो है हमारी, ठीक है, कौन सी हमारी आएगी, एलिट्रोट एलिट्रो अर्थव्यवस्था। क्या? अर्थव्यवस्था। इसमें था क्या, जो एलिटो अर्थव्यवस्था थी, इसके अंदर ये बताया गया था कि यहाँ पे जहाँ के जो निवासी थे वो कृषि करते थे, ठीक है, और शिकार भी करते थे, अपने निर्वाह करने के लिए करते थे इन सब चीजों को, ठीक है। इन्होंने खेती भी की थी, इसलिए की थी इन्होंने खेती अपने निर्वाह के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, आप बोल सकते हो सभ्य बनने के लिए। इनके अंदर जो है मानसिक रूप से विकास होने लग गया था, ये मान सकते हो आप। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से जो है जानवर देखने के लिए मिलते हैं, ये सुअर को, ठीक है, सुअर को, बकरी को, भेड़ को, इन सारे जानवरों को ये पालते थे, ये पालतू जानवर थे। और अगर जंगली जानवर की बात करूं तो इसमें हिरण हो गए, और हमारे एक वृषभ वाला जानवर हो गया, बैल हो गए, ठीक है, सुअर हो गए, कुछ ऐसे जानवर थे जिन्हें किसमें रखा जाता, उन्हें इसलिए रखा जाता था क्योंकि वो जो थे जंगली जानवर थे, उनका शिकार किया जाता, उन्हें आहार के रूप में ग्रहण किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एल्टोट अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम सीधे लास्ट टॉपिक पे जाएंगे, हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे कि इसमें था क्या पूरा जो हमने पढ़ा, ठीक है। मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ उसके अंदर आपको, जो हमारा टीन होता है, ठीक है, कि अभी एक चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, जो टीन होता है, हमने क्या लोहा जो था, हम लोह युग कह रहे कब से, ठीक है, लोह युग कब आरंभ हुआ था, तो ये जो लोहा था, जो प्राचीन युग का आरंभ हुआ था, उसी समय लोहे का आरंभ हो चुका था, परंतु हमें ये नहीं पता था कि लोहा किस गलनांक पे, किस डिग्री सेल्सियस में वो पिघलता है, क्योंकि वो अत्यंत समय लेता है टीन और कांसे के मुताबिक, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं जो टीन का गलनांक होता है वो 232 होता है, क्या होता है, 232 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है, सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है टीन हो गया हमारा, जो तांबा होता है, तांबे का माना जाता है ये करीब हमारा कि जो ये हमारा होता है 1085 डिग्री सेल्सियस पे, 1085 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा पिघलता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है हमने तांबे को देख लिया, जो टीन है हमारा वो जल्दी पिघलता है तांबे के मुताबिक, ठीक है। और जो हमारा कांसा था वो इन दोनों के मिश्रण से ही बना था, तांबा और टीन और तांबे के मिश्रण से क्या बना था, हमारा कांसा बना था, ठीक है। और जो हमारा जो लोहा है उसके बारे में जरा जान ले हम, ठीक है। जो लोहा है हमारा, ठीक है, वो हमारा 1250 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता था, ठीक है। कब पिघलता था गाइस? 1250 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता था। ये अत्यंत समय लेता था, मानव को इसके गुण के बारे में नहीं पता था कि ये कितना समय लेगा पिघलने में, इसके उच्च तापमान के बारे में नहीं पता कि इसका गलनांक क्या है पिघलने का, ठीक है। परंतु जब मानव धीरे धीरे जब मानव को धीरे धीरे इसका भौतिकी का ज्ञान होने लग गया, तब उन्हें पता चला कि तांबे का गलनांक क्या होता है, और फिर टीन के बारे में, और फिर जो हमारा तांबा है इनके गलनांक हमने पहले आपको बता दिए हैं, और ये लोहे के बारे में मैंने आपको बता दिया इसका गलनांक क्या था। और जो ये हमारा कांस्य युग है वो पहला कैसे था, थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में सब चीजों का वर्णन कर रही हूँ, ठीक है, हम टॉपिक पे ही हैं। ये मत सोचेगा कि मैं आपको टाइम टॉपिक से हटा के कुछ कुछ और बता रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ये है, ये हमारा 3300 ईसा पूर्व,
ईसा पूर्व में जो है ये कांस्य युग 3 महाद्वीपों में फैला था हमारा, ठीक है। एक अफ्रीका था हमारा, यूरोप था, ठीक है। अफ्रीका हो गया हमारा, क्या हो गया, अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है। इन जगहों पे ये क्या फैला, ये फैला था हमारा, ठीक है। क्या फैला था, कांस्य युग जो सभ्यता है वो 3 महाद्वीपों में फैला था, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो ये हो गया कि हमने इस चीज को विस्तार से जान, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 3300 ईसा पूर्व में जो है ये कांस्य युग सभ्यता, कौन सी, कांस्य युग, ठीक है। कांस्य युग सभ्यता जो है हमारी 3300 ईसा पूर्व में कहाँ कहाँ फैली, एशिया फैली, ठीक है। फिर अफ्रीका और यूरोप में फैली थी, ठीक है। कब, 3300 ईसा पूर्व में। यह हम जो है समअप कर रहे हैं स्टोरी को पूरा का पूरा, ठीक है। हम संक्षिप्त में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं कि 3300 ईसा पूर्व में ये फैली। जो हमारे अलीटोड अर्थव्यवस्था में ना वो लोग ना मुर्गी वगैरह जो होते हैं, जानवरों का सब वो खेती करते थे, यानी सब्जी वगैरह इन सब चीजों का उपयोग करते थे अपने निर्वाह के लिए, अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसके बाद ये हो गया हमारा, उसके बाद हमने जान लिया कि इसमें क्या क्या था, ठीक है। तो जब हमने पूरा का पूरा जान लिया कि इसमें क्या था, कैसे फैली कांस्य युग सभ्यता, इसका महत्व क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे किस सभ्यता का और उदय हुआ, ज्यादातर हमने नवपाषाण का नहीं, लोह युग को ज्यादा महत्व देने लग गए, ठीक है। लोह युग को महत्व क्यों देने लग गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। 6ठी कब शताब्दी, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कब, ईसा पूर्व में क्या फैला था बच्चों, हमारा लोह युग फैला था, ठीक है। प्रचलन में आ गया था लोह युग जो है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फैल गया था, ठीक है। तो इसे इसलिए ज्यादा महत्व दिया गया क्योंकि जब मनुष्य को पता चल गया कि लोहे का गलनांक क्या है, किस डिग्री सेल्सियस पे, यानी हमारा जो है 1250 डिग्री सेल्सियस पे लोहा पिघलता है, ठीक है। उसे हम मन चाह आकार दे सकते हैं, वो हमें आसानी से मिल जाता। परंतु कांसे के लिए, ठीक है, इसके लिए कांसे के लिए, ठीक है, कांसे के लिए, किसके लिए, कांसे के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता, दूर दूर, ठीक है, दूर, ठीक है, दूर 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 कच्चे माल के लिए हमें जाना पड़ता था। किसके लिए जाना पड़ता था, कच्चे माल के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता था, अभियान भेजने पड़ते थे, किसे प्राप्त करने के लिए, कांसे को। क्योंकि कुछ जगहों पे कांसा प्रचुर मात्रा में था, क्या था, प्रचुर मात्रा में, परंतु हर जगह प्रचुर मात्रा में हमें नहीं मिलता था, ये समस्या थी। परंतु लोहा हर जगह प्रचुर मात्रा में मिला था, परंतु मनुष्य को उस समय जो है ज्ञान नहीं था कि किस डिग्री सेल्सियस पे जो है लोहा पिघलेगा, ठीक है। जब उन लोग मनुष्यों को पता चल गया कि लोहा जो है हमारा 1250 डिग्री सेल्सियस पिघलेगा, तो फिर ये क्या है, लोहे का उपयोग करने लग गए और कांसे का थोड़ा थोड़ा क्या है, पतन होने लगे, कह सकते हैं इसका उपयोग थोड़ा कम हो गया लोहे के मुताबिक, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर गाइस। और आई होप डू यू लाइक माय वीडियो एंड डू यू वांट टू मोर वीडियो रिलेटेड टू स्टडी, सो प्लीज follow, like, share Saloni Verma Study Point. Please give me your unwavering love and support.